रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 7 का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसका जो गेस्ट पेपर आ चुका है। यह वीडियो पर्सनली संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के लिए और बनाया गया है, जिससे शर्मा गेस जो आपका एग्ज़ाम में प्रॉपर सही तरीक़ा से क्वेश्चन आता है। चलिए आपको पार्ट वाइज करके आपको MJ 7, 17, 18 और 19 का वीडियो आपको पूरा देंगे, जिससे आपका पढ़ाई जो आपका है बहुत अच्छा से कर सकते हैं। और चूँकि एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर भी दे दिया है, जिस कारण से आपको 7.5 CGPA का भी क्वेश्चन भी आपके अनुसार देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जो आपका रांची विश्वविद्यालय देख सकते हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी यहाँ से भी है और ऑटोनोमस कॉलेज भी है, रांची विश्वविद्यालय भी है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लाते हैं, वहाँ से आप अच्छे तरीक़ा से एकदम समझ सकते हैं। देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से दिया है MJ 16 के, यहाँ से आपका क्वेश्चन है इतिहास का है। MJ 16 समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी तक है। और इसका आगे आप बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से दिया है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके आप उत्तर की तरफ देखते हैं तो इसका जो आपका परिभाषा फर्स्ट आपका परिभाषा रहता है। तो चलिए यहाँ से आपको शुरू करते हैं। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस किसी कमजोर या अविकसित राष्ट्र पर अपना राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी देश के संसाधनों अपने लाभ के लिए शोषण करना होता है। भारत में ब्रिटिश शासन जो है उपनिवेशवाद से का प्रमुख उदाहरण है। उपनिवेशवाद ने औपनिवेशिक देशों के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। इसके प्रभाव के निम्नलिखित 4 प्रमुख श्रेणियों में समझा जा सकता है। फर्स्ट श्रेणी आपको यहाँ से दिया है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में आपका देख सकते हैं उपनिवेशवाद का मूल उद्देश्य ही आर्थिक लाभ माने कमाना था। औपनिवेशिक शक्तियों जैसे ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपनिवेश जैसे भारत की अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित ढंग से नष्ट कर दिया और अपने अधीन कर लिया। इसके विस्तृत प्रभाव निम्नलिखित हैं। यानी जो आपका उपनिवेशवाद में जैसे ब्रिटेन यहाँ दिया है, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो है भारत में आकर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिस कारण से माने भारत का जो आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था उसको नष्ट कर दिया। और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अपना जो माल कमाने के लिए आप कह सकते हैं आप कपड़ा हो गया या पूंजी बाजार हो गया अपने भारत में बेचने चाह रहे थे। दूसरा है यहाँ से दिया है धन का निष्कासन, यानी यह उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण का सबसे क्रूर रूप था। इससे विस्तार से निम्न तरीके से समझा जा सकता है। माने एक तरफा प्रवाह। पहले भारत का व्यापार संतुलन पक्ष में था, दुनिया भर से सोना चांदी भारत आता था, लेकिन अंग्रेजी शासन में भारत का धन, राजस्व, कर और संसाधन ब्रिटेन जाने लगा। बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। मैंने आपको अभी बोला कि जो भारत का व्यापार था वो नष्ट कर दिया था, और जो वो लोग पैसा कमाना चाहते थे, हम जैसे मान के चलिए वो लोग कपड़ा बेचते थे या और कुछ भी सामान बेचते थे, उसके बदले यहाँ से सोना चांदी लेकर जाते थे। दूसरा है गृह प्रभाव, यानी जो आपका यहाँ से देख सकते हैं गृह प्रभाव माने भारत सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा लंदन में स्थित इंडिया ऑफिस के खर्चे, अंग्रेजी अधिकारियों की पेंशन और सेना के युद्ध खर्चों के रूप में ब्रिटेन भेजा जाता था। यानी आप कह सकते हैं जो भारत का राजस्व एक बड़ा हिस्सा लंदन में स्थित था, यानी इंडिया ऑफिस के खर्चे अंग्रेजों के अधिकार माने जितना भी अंग्रेजी शासन का था, पेंशन हो गया, सेना के युद्ध के खर्चा वो ब्रिटेन भेजा जाता। यानी भारत सरकार का राजस्व का जितना भी पैसा था वो माने आप कह सकते हैं अंग्रेजों के पास आता था। इसके खिलाफ में यानी आप नाम दे सकते हैं परिणाम में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल
इन इंडिया में इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा, यानी जो अपने भारत का एक कह सकते हैं यानी महान आदमी या नेता के रूप में कह सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखा अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल्स। इस निष्कासन ने भारत में पूंजी निर्माण को रोक दिया, जिससे देश में नए उद्योग नहीं लग सके और गरीबी अस्थायी हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, यानी जो भारत में जितने भी कारीगर थे सूती कपड़े और हस्तशिल्प में विश्व अग्रणी था। अंग्रेजों ने इसे दो तरीक़ों से नष्ट किया। पहला जो तरीका था भेदभावपूर्ण शुल्क नीति, यानी ब्रिटेन से भारत आने वाले मशीनों कपड़े पर कोई कर नहीं लगता था। यानी ब्रिटेन से भी जितने मान के चलिए आपको मशीनी कपड़े आते थे या कोई भी प्रोडक्ट आता था वो भारत उस पर शुल्क नहीं लगाता था, जिससे वो सस्ते बिकते थे। वही भारत से ब्रिटेन जाने वाला हस्तशिल्प पर 200 टैक्स से 400 टैक्स, यानी आप सकते हैं मान के 200% या 400% भारी कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय सामान वहाँ महंगा हो जाता था। मान के चलिए आप भारत में 20 रुपया आपका सामान का रेट है। अब भारत से आप मान के चलिए रूस भी भेजिएगा या कहीं भी भेजिएगा तो उस पर 200 टैक्स मान के लगा दिए चलता, वहाँ सामान जाकर 20 के दुगना मान के चलिए 40 हो गया। तो जिस कारण से भारतीय जितने भी कपड़े थे वहाँ पे नहीं बिक रहे थे। वही जो जितना भी मान के चलिए विदेश से भी कपड़ा आता था, ब्रिटेन से भी आता था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिस कारण से भारत में वो सामान सस्ता हो जाता था। और इसके आगे आप चलिएगा तो देख सकते हैं मशीन बनाम हाथ। भारतीय जुलाहे हाथ से काम करते थे, जो मशीनों की गति लागत मुकाबला नहीं कर सकते थे। जितने भी मान के चलिए आप हाथ से कीजिएगा मशीन से काम में बहुत अंतर होता था, जिस कारण से भारत जो थे वहाँ का मुकाबला नहीं कर पाते थे। परिणाम क्या हुआ, भारत जो कभी कपड़ों का निर्यातक था अब कपड़ों का आयातक बन गया। ढाका की मलमल और मुर्शिदाबाद का रेशम उद्योग बर्बाद हो गया। लाखों कारीगर बेरोजगार होकर गांवों की ओर लौटे, जिससे खेती पर बोझ बढ़ गया। यानी जो भारत एक कपड़ों का निर्यातक था, माने कपड़ा बेचता था, वही अब कपड़ा का आयातक बन गया। माने अब कपड़ा के मार्केट बन गए, बाहर से कपड़ा मान के चलिए भारत में आने लगा। इस कारण से मजदूर काम छोड़ गए और खेती पर बोझ बढ़ गया। इसका तीसरा पॉइंट देख सकते हैं कृषि का व्यवसायीकरण, माने परंपरागत रूप से भारत किसान अपने परिवार और गांव की खपत के लिए अनाज चावल गेहूं उगाते थे। अंग्रेजों ने इसे बदलकर बाजार आधारित कर दिया। इसके आप आगे आइएगा तो देख सकते हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें में किसानों को लगान नगद रूप में चुकाने के लिए बाध्यकारी किया गया, इसलिए उन्हें नील, जूट, कपास, गन्ना और अफीम जैसी नकदी फसलें उगानी पड़ी। इसका अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता क्या हुआ कि किसान की मान के चले किस्त लंदन और मैनचेस्टर के बाज़ारों के भाव पर निर्भर हो गई। यदि वहाँ कीमतें गिरती तो यहाँ किसान बर्बाद हो जाते हैं। अकाल पड़ने पर उपजाऊ जो ज़मीन पर अनाज के बजाय नील या कपास उगाया जाता था, इसलिए देश में अनाज की भारी कमी हो गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी के भीषण काल जैसे बंगाल का काल इसी नीति का सीधा परिणाम थे, जिनमें लाखों लोग भूखे मारे गए। इसके आप आगे आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आधारभूत ढांचे का विकास, रेलवे, डाक और सड़कों का विकास भारत की भलाई के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के स्वास्थ्य के लिए किया गया था। रेलवे का असली उद्देश्य क्या था? रेलवे का निर्माण मुख्य रूप से दो कारणों से किया गया था। भारत के दूर दराज गाँवों के कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचना चाहिए ताकि वहां ब्रिटेन जा सके। दूसरा कारण क्या था? ब्रिटेन में बने तैयार माल को भारत के कोने कोने तक पहुंचना। बाजार का विस्तार। इसके आप आगे आइएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं विद्रोह की स्थिति में सेना को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। यानी मान के चलिए जितना भी आपका रेल का निर्माण हुआ, भारत का माल विदेश जाने के लिए और विदेश का जो कच्चा माल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो भारत आने के लिए। तीसरा कारण बना कि जो
मान के चलिए विद्रोह की स्थिति हो तो वहाँ पर सेना जो था अंग्रेजी सेना वहाँ जल्दी पहुँच सके। दीर्घकालिक प्रभाव क्या है इसका उद्देश्य, लेकिन इस अनजाने में भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया गया। रेलवे के कारण लोग एक दूसरे से मिले, विचार साझा हुए और इससे राष्ट्रीय आंदोलन की गति मिली। पांचवा आपका यहाँ से हो गया, देखिए पांचवा कारण का दिया गया है भूमि राजस्व प्रणालियाँ, यानी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी जैसे कठोर कर प्रणाली लागू की। इनका उद्देश्य किसानों के हालात देखे बिना अधिकतम राजस्व वसूलना था। इससे किसान साहूकारों के कर्ज के जाल में फंस गए और अपनी जमीन खो बैठे, जिससे भूमिहीन मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हुआ। संक्षेप में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारत जैसे समृद्ध देश को केवल कच्चे माल का उत्पादक और विदेशी वस्तुओं का उपभोक्ता बना दिया। इसने भारत की आत्मनिर्भर प्रणाली अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। यानी मान के चलिए जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी जो व्यवस्था लागू किया गया उसमें किसानों को जो बहुत ही ज़्यादा कर वसूल कर और किसानों की एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी व्यवस्था को तोड़ दिया गया। इसका चलिए आप राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा आपको यहाँ से बताते हैं। राजनीतिक प्रभाव में उपनिवेशवाद ने भारत और अन्य उपनिवेशों की राजनीतिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ दिया। यह प्रभाव विरोधाभासी था। एक तरफ इसने गुलामी की जंजीरें पहनाई तो दूसरी तरफ आधुनिक राज्य के ढांचे का निर्माण किया। संप्रभुता की हानि क्या हुआ यहाँ से चलिए आपको आगे बताते हैं। चलिए मान के चलिए इतना आपको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इस कारण से आपको कमेंट कीजिएगा तो इसका PDF आपको हम आपके पास शेयर कर देंगे, जिस कारण से आपको बहुत ही कम टाइम में इसको आप पढ़ के आप समझ सकते हैं। यहाँ से मान के चलिए आपको एक पॉइंट और समझाते हैं। सामाजिक कारण में सामाजिक प्रभाव नई शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। मैकाले की नीति, लॉर्ड मैकाले का स्पष्ट उद्देश्य था ऐसे लोगों का वर्ग त्याग करना जो रंग और वक्त में भारतीय लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता, बुद्धिमत्ता में अंग्रेज हो। वे सस्ते क्लर्क चाहते थे और ब्रिटिश प्रशासन के चलाना चाहते थे। चूँकि शर्मा गैस में फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा आंसर आता है, जिसका आंसर हम पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन का बुझिए कि आंसर बताने में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। जिस कारण से कमेंट कीजिएगा, आपको हम PDF आपके पास शेयर कर देंगे। आप कम समय में इसको आप पढ़कर बहुत ही अच्छे समय में समझ सकते हैं। जो भी बाहर आते हैं इसका उपयोग आप कर सकते हैं। चूँकि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस कारण फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ तक समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट